चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 याद रखिएगा। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है विज्ञान का अनूठा संसार हो जाएगा, विज्ञान का अनूठा संसार। चलिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए, तो पहला टॉपिक हम लोगों को इसमें क्या पढ़ना है? तो पहला टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है इसमें विज्ञान का परिचय, कि विज्ञान क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस के बारे में पढ़ना है। विज्ञान क्या है? तो विज्ञान देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है जो विश्व के रहस्यों की परतें खोलता है। देखिए, विज्ञान क्या है? विज्ञान देखने के लिए, सोचने के लिए, समझने के लिए और कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है जो कि विश्व की रहस्यों के की पोल यानी परतें खोलता है। यानी विश्व के रहस्य के बारे में कैसे पता चलता है हम लोगों को? विज्ञान से ही तो पता चलता है ना। विज्ञान क्या है? तो विज्ञान देखने के लिए, सोचने, समझने और कार्य करने के लिए सशक्त माध्यम है जो कि विश्व के रहस्यों की परतें खोलता है। मतलब विश्व के रहस्य के बारे में ये बताता है विज्ञान। देखिए, विज्ञान का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य प्राकृतिक घटनाओं को समझना है। विज्ञान का उद्देश्य क्या है? तो प्राकृतिक घटनाओं को समझना है। ये प्रकृति में जो भी घटनाएं हो रही हैं इसी को समझने के लिए विज्ञान को हम लोग पढ़ते हैं। तो विज्ञान का उद्देश्य क्या हो जाएगा? प्राकृतिक घटनाओं को समझना। अब देखिए, इसके बाद अगला बोला जा रहा है विज्ञान की व्यापकता। विज्ञान की व्यापकता क्या हो जाएगा? तो विज्ञान हमारे चारों ओर है। देखिए, विज्ञान हमारे चारों ओर है, हम लोग के आसपास जितना भी है सब सगर विज्ञान है। वायुमंडल में विज्ञान है, फिर धरती में विज्ञान है, हमारे शरीर में विज्ञान है, जीव जंतु जो भी देखते हैं उसमें विज्ञान है, पेड़ पौधा जो उसमें विज्ञान है। मतलब हमारे चारों ओर जितनी भी चीजें हैं, हमारे चारों ओर जो है कि हमारे विज्ञान हमारे चारों ओर है। मतलब हमारे चारों ओर जितनी भी चीजें सभी में विज्ञान है। विज्ञान हमारे चारों ओर है। यह न केवल कक्षा तक सीमित है बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान करता है। मतलब विज्ञान जो है केवल कक्षा तक सीमित नहीं है कि पढ़ लिए बस हो गया। विज्ञान का बहुत सारा यूज भी है। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग केमिस्ट्री पढ़ लिए, अब केमिस्ट्री में किसी केमिकल के बारे में पढ़ लिए तो उस केमिकल का हम लोग यूज तो कर सकते हैं ना। तो दैनिक जीवन में उसका हम लोग यूज कर सकते हैं, दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और नई चीजों को खोज करने की प्रेरणा भी इससे मिलती है। मतलब नई नई चीजें भी हम लोग इससे खोज सकते हैं विज्ञान के थ्रू ही। और इसी के कारण मनुष्य चंद्रमा पर और अन्य ग्रहों पर पहुंचने में सफल हुआ है। देखिए, चंद्रमा पर जो मनुष्य पहुंचा है इसी वजह से पहुंचा है ना, विज्ञान की वजह से। अगर विज्ञान नहीं रहता क्या हम लोग चंद्रमा पर पहुंच सकते थे? बिल्कुल भी नहीं पहुंच सकते थे। तो वही हो जाएगा, विज्ञान हमें जानने, समझने और जीवन को बेहतर बनाने में मदद करता है। अगर विज्ञान नहीं रहता तो हम लोग उतना डेवलप नहीं कर पाते, हम लोग चंद्रमा पर नहीं जा सकते थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति की बात कर लेते हैं, यानी कि साइंटिफिक साइंटिफिक मेथड की बात कर लेते हैं। तो किसी भी समस्या का समाधान खोजने के लिए वैज्ञानिक एक विशेष प्रक्रिया अपनाते हैं और इसी विशेष प्रक्रिया का हम लोग क्या कहते हैं? वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। इसके प्रमुख चरण निम्नलिखित हैं, हम लोग को इसका चरण देखना है। देखिए, वैज्ञानिक पद्धति की बात कर लेते हैं। तो किसी भी समस्या का समाधान खोजना है, वैज्ञानिक एक विशेष प्रक्रिया अपनाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। और इसका प्रमुख चरण कई हैं, जिसमें पहला चरण क्या हो जाएगा? प्रश्न पूछना, दूसरा हो जाएगा प्रयोग करना, तीसरा हो जाएगा सिद्धांत बनाना यानी सिद्धांतीकरण हो जाएगा, चौथा क्या हो जाएगा? आंकड़ों का विश्लेषण करना और पांचवा हो जाएगा निष्कर्ष निकालना हो जाएगा, निष्कर्ष निकालना। जिसमें से प्रश्न पूछना, इसमें क्या होता है? जिज्ञासा की शुरुआत होती है और बुद्धिमान बनने के लिए प्रश्न पूछना आवश्यक है क्योंकि यह हमारी समझ को बढ़ाता है। देखिए, पढ़ाने के बाद अगर इस आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। तो पढ़ाने के बाद उसका क्वेश्चन भी आना चाहिए, वही बोला गया। यह जिज्ञासा की शुरुआत है, बुद्धिमान बनने के लिए प्रश्न पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यह हमारी समझ को बढ़ाता है। जैसे हम आप लोग अगर टेक्स्ट टेस्ट नहीं लेंगे तो फिर आप लोग हो सकता है कि सही से नहीं पढ़ी जाएगा, लेकिन टेस्ट लेने के बाद सही से पढ़ी जाएगा। वही हो गया, प्रश्न पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब दूसरा देखिए क्या है? प्रयोग। हम लोग प्रयोग की बात कर लेते हैं। तो प्रश्नों के उत्तर ढूँढने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अगर प्रश्नों का उत्तर ढूँढना है तो प्रयोग तो किया ही जाना चाहिए। प्रश्न का उत्तर ढूँढना है तो प्रयोग करना ही होगा ना। बिना प्रयोग का तो हम लोग प्रश्न का उत्तर ढूँढ नहीं सकते हैं। और तीसरे की बात कर लेते हैं, सिद्धांत बनाना यानी सिद्धांतीकरण हो जाएगा। तीसरा क्या है? सिद्धांत बनाना यानी सिद्धांतीकरण। तो प्रयोगों के आधार पर नियम या सिद्धांत स्थापित करना क्या कहलाता है? सिद्धांतीकरण कहलाता है। प्रयोग के आधार पर नियम या फिर सिद्धांत को स्थापित करना, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? सिद्धांतीकरण कहते हैं। अब हम लोग चौथा देख लेते हैं। चौथा क्या हो जाएगा? आंकड़ों का विश्लेषण हो जाएगा।
चौथा क्या है, आंकड़ों का विश्लेषण। तो प्राप्त जानकारी और परिणामों की बारीकी से जांच अगर करना है तो वही क्या हो जाएगा, आंकड़ों का विश्लेषण हो जाएगा। जांच करने की बात होगा तो आंकड़ों का विश्लेषण हो जाएगा। और निष्कर्ष निकालना, इसमें क्या हो जाएगा, अंत में यह देखना है कि क्या हमारे प्रश्न का उत्तर मिल गया है। अगर हमारे प्रश्न का उत्तर मिल गया इसका मतलब निष्कर्ष निकल चुका, और नहीं मिला इसका मतलब हमारा उत्तर नहीं मिला, इसका मतलब निष्कर्ष नहीं निकला हुआ है, नॉर्मल सी बात है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। मतलब क्या हो जाएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हम लोग बात कर लेते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी क्या हो जाएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो जाएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इन दोनों के बीच मुख्य अंतर है, जो कि देखिए विज्ञान यानी साइंस हो जाएगा, प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी हो जाएगा। विज्ञान की बात कर लेते हैं, यह प्रकृति को समझने की एक प्रक्रिया है। विज्ञान क्या है कि प्रकृति को समझने की प्रक्रिया है। लेकिन हम लोग प्रौद्योगिकी की बात कर लेते हैं, यह वैज्ञानिक ज्ञान का अनुप्रयोग है। मतलब मान लेते हैं कि वैज्ञानिक कोई भी चीज पहले शुरुआत में बनाई, जैसे कोई ज्ञान से जैसे मान लेते हैं कि सबसे पहले वैज्ञानिक ने बल्ब बनाया। अब बल्ब जो बनाया गया तो उसका एक सिद्धांत दिया होगा, और उसी सिद्धांत का हम लोग अभी भी उपयोग करके बना रहे हैं बल्ब को। तो जिस समय की बना था पहली बार, जो सिद्धांत बना था उसको हम लोग विज्ञान कहते हैं। लेकिन जो अभी वर्तमान में उसी टेक्नोलॉजी को लेकर के यानी कि वही सिद्धांत को लेकर के अभी भी बनाया जा रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है, दूसरा क्या बोला, इनमें आंकड़ों का संग्रह और प्रयोगों के माध्यम के सिद्धांत निर्माण शामिल हैं। और इसमें क्या हो जाएगा, प्रौद्योगिकी में इसका उपयोग उपयोगी उपकरण बनाने और सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। जबकि हम लोग विज्ञान का उद्देश्य की बात कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, ज्ञान प्राप्त करना और समझ बढ़ाना हो जाएगा। लेकिन प्रौद्योगिकी का उद्देश्य क्या होता है, जीवन को आसान और बेहतर बनाना हो जाएगा। जीवन को आसान और बेहतर बनाना। देखिए विज्ञान क्या करता है, ज्ञान देता है, जबकि प्रौद्योगिकी क्या देता है, उपयोग देता है। नॉर्मल चीज समझना है कि कोई भी चीज पहली बार बनाया तो उसका सिद्धांत दिया जाएगा, उसी सिद्धांत पर फिर नया चीज बनाया जाएगा। तो देखिए जो पहली बार सिद्धांत दिया गया वो तो विज्ञान हो जाएगा, लेकिन उसके अनुसार जो बनाया जाएगा उसके आधार पर वो हो जाएगा प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। टॉपिक 4 को देख लेते हैं, पृथ्वी के लिए क्या है, पृथ्वी जीवन के लिए अनुकूल ग्रह। आखिर ये जो पृथ्वी है, ये जो पृथ्वी है, ये जीवन के लिए अनुकूल ग्रह कैसे है, इसके बारे में देखना है। तो पृथ्वी को जीवन के लिए अनुकूल ग्रह माना गया है। क्यों अनुकूल ग्रह माना गया, तो नॉर्मल सी बात है कि यहाँ जीवन जीने के लिए आवश्यक परिस्थितियां मौजूद हैं, जो कि अदर ग्रह पे नहीं है, अदर जगह पे नहीं है। यहाँ पर जीवन जीने की आवश्यक परिस्थितियां मौजूद हैं। और यह ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है, इसीलिए यहाँ पर जीवन संभव है। यहाँ जल, वायु, मंडल, आवश्यक गैसें और उचित तापमान भी उपलब्ध है, और इसलिए पृथ्वी जीवन के लिए सबसे उपयुक्त है। बोला जा रहा है, देखिए क्वेश्चन इसमें क्या है, टॉपिक क्या है कि पृथ्वी जीवन के लिए क्यों अनुकूल ग्रह है, पृथ्वी जीवन के लिए क्यों बेहतर माना गया है। बताइए, जीवन के लिए, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर हम वायुमंडल है, हम लोग यहाँ सांस ले लेते हैं। क्या चंद्रमा पर चले जाएंगे, वहाँ वायुमंडल है क्या, नहीं है, फिर हम लोग सांस कैसे लेंगे, मर जाएंगे या नहीं मर जाएंगे। तो क्या चंद्रमा हमारे लिए है, नहीं है, लेकिन पृथ्वी हमारे लिए है। इससे दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, पृथ्वी पर पानी है, जिस पानी का हम लोग उपयोग कर लेते हैं। लेकिन यही मान लेते हैं दूसरे ग्रह पर चल जाएंगे, वहाँ पानी रहेगा ही नहीं, तो फिर हम लोग कैसे जिएंगे, हम लोग तो मर जाएंगे। उसी प्रकार से पृथ्वी जीवन के लिए अनुकूल ग्रह है, क्योंकि पृथ्वी के पास जीवन जीने के लिए आवश्यक परिस्थितियां मौजूद हैं। वायुमंडल, जल, आवश्यक गैसें, तापमान, सारा चीज उपलब्ध है। और ना तो अधिक गर्मी है और ना तो अधिक ठंडी है। मान लेते हैं कि कोई ऐसा ग्रह है जहाँ पर बहुत गर्मी है, क्या वहाँ रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। कहीं पे बहुत ठंडी है, क्या वहाँ पर रह पाएंगे, वहाँ पर भी नहीं रह पाएंगे। ये सब चीजें हो जाती हैं। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है, इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें देखिए पहला है बिचौलिए। बिचौलिए मतलब मिडिल मैन। देखिए बिचौलिए क्या होता है, बस नॉर्मल चीज है बिचौलिए। व्यापारी होता है ना, देखिए हम लोग फसल उगाते हैं, किसान लोग फसल उगाते हैं, उस फसल को व्यापारी खरीद लेते हैं, और खरीद करके फिर बाजार में जाके बेच लेते हैं। तो देखिए ना तो देखिए हम लोग बेचे हैं और फाइनली खरीदा कोई और है, लेकिन बीच में बिचौलिए का काम किया, मिडिल मैन कौन बना है, व्यापारी। मतलब व्यापारी को खरीदना है और बेचना है, खरीदना है बेचना है, व्यापारी बीच में आता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बिचौलिए, मिडिल मैन कहते हैं। तो जो व्यक्ति वे व्यक्ति जो उत्पादकों जैसे किसान के सामान खरीदते और उपभोक्ताओं को बेचते हैं,
इस सेवा के लिए शुल्क लेते हैं, कुछ पैसे लेते हैं, जैसे व्यापारी कुछ ना कुछ पैसा बचाते हैं, वही हो जाएगा बिचौलिए हो जाएगा। इसके बाद अगला है सहकारी संगठन। सहकारी संगठन क्या हो जाएगा, तो ऐसे समूह जहाँ लोग स्वेच्छा से अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए एक साथ आते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सहकारी संगठन। जैसे सहकारी संगठन बहुत सारा जैसे कि संगठन है, आरएसएस वगैरह हो गया। देखिए बहुत सारा समूह बना लेते हैं और अपनी स्वेच्छा से जहाँ पर कि अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए एक साथ आते हैं, ग्रुप वगैरह बनाते हैं। कमेटी जानते होंगे, कमेटी वो भी क्या हो जाएगा, सहकारी संगठन हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट शब्दावली है गोदाम। गोदाम तो आप लोगों को पता होगा, गोदाम क्या हो जाएगा, तो गोदाम क्या हो जाएगा कि विशाल इमारतें जहाँ उत्पादों को सुरक्षित रखा जाता है। गोदाम क्या हो जाएगा, जैसे कि कहीं पे बड़ा सा गोदाम है, वहां पे गेहूं को रखे हैं सुरक्षित, धान को रखे हैं, चावल को रखे हैं, मक्का को रखे हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गोदाम कहते हैं। बहुत बड़ा सा इमारत होता है और उत्पादों को वहां पे सुरक्षित रखा जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गोदाम। ये गोदाम। इसके बाद है पाश्चुरीकरण। पाश्चुरीकरण क्या होता है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। पाश्चुरीकरण, पाश्चुरीकरण क्या हो जाएगा, तो दूध को हानिकारक बैक्टीरिया मुक्त करने के लिए एक निश्चित तापमान पर गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पाश्चुरीकरण कहते हैं। पाश्चुरीकरण क्या हो जाएगा, तो दूध को हानिकारक बैक्टीरिया मुक्त करने के लिए एक निश्चित तापमान पर गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पाश्चुरीकरण। देखिए दूध को गर्म करना पड़ता है। आप लोग देखे होंगे कि दूध को बिना गर्म किए हम लोग उसका यूज नहीं करते हैं, नहीं खाते पीते हैं। देखिए आप लोग देखे होंगे, बहुत लोग क्या करते हैं कि अ, जिस समय दूध दुहा जाता है गाय से, उस समय तुरंत पी लेता है, तुरंत पी लेता है, तो उस समय पी सकते हैं। लेकिन कुछ समय बाद हम लोग कच्चे दूध को नहीं पीते हैं, क्यों नहीं पीते हैं, आप लोग बता सकते हैं। देखिए रीजन क्या हो जाता है कि जिस समय के दूध दुहा जाता है उस समय कम बैक्टीरिया रहती है, हानिकारक बैक्टीरिया। लेकिन कुछ समय के बाद उसमें बहुत सारी बैक्टीरिया पनप जाती है, विषैली बैक्टीरिया पनप जाती है, जो कि हमारे लिए हानिकारक है। इसलिए हम लोग उसको गर्म करते हैं, निश्चित तापमान तक गर्म करते हैं, जिससे कि वो बैक्टीरिया खत्म हो जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पाश्चुरीकरण कहते हैं। और अगर अधिक समय के तक अगर छोड़ दिया जाए तो उसमें बैक्टीरिया लग करके धीरे धीरे वो खराब हो जाएगा। ठीक है, खराब हो जाएगा। ये हो गया पार्श्वरीकरण। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं परिश्रमिक। परिश्रमिक क्या होता है, तो नॉर्मल सी बात है, परिश्रमिक क्या होता है, काम करना। देखिए कार्य के बदले मिलने वाला भुगतान या दैनिक मजदूरी, जैसे राजमिस्त्री या मासिक वेतन, जैसे शिक्षक के रूप में हो, ठीक है, कोई भी हो, परिश्रम यानी मेहनत करके पैसा ले रहा है, तो वही हो जाएगा परिश्रमिक हो जाएगा। ठीक है, परिश्रमिक। अब कोई लूट पाट कर रहा है तो वो परिश्रमिक थोड़ी ना होगा। मेहनत करके अगर यदि कोई पैसा कमा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, परिश्रमिक हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं आत्मनिर्भरता। देखिए इसमें अब प्रश्न कुछ आता है सब्जेक्टिव, चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं। जिसमें देखिए हम लोग बात कर लेते हैं आत्मनिर्भरता और प्रभाव की बात कर लेते हैं सब्जेक्टिव में। देखिए पहला क्वेश्चन है कि तीनों आर्थिक क्षेत्र एक दूसरे पर कैसे निर्भर हैं। तीनों आर्थिक क्षेत्र, देखिए तीनों आर्थिक क्षेत्र का मतलब, देखिए पहला क्षेत्र क्या होता है, कच्चा माल होता है, जैसे कि गेहूं वगैरह हो गया। द्वितीय क्षेत्र क्या होता है, इसे बना लेना। और तृतीय क्षेत्र से क्या हो जाएगा, बेचना। जैसे मानते हैं गेहूं है, गेहूं से हम लोग क्या किए, रोटी बनाए, रोटी से फिर उसको बेच दिए। यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में गेहूं हो जाएगा, कृषि वगैरह। और इससे अगर कुछ बनाए हैं तो वो क्या हो जाएगा, द्वितीय क्षेत्र। और जब बेचेंगे तो ये हो जाएगा तृतीय क्षेत्र। इसमें आता है, क्या आता है, इसमें आता है कृषि कृषि करने के लिए किसान वगैरह। द्वितीय क्षेत्र में क्या आएगा, व्यापारी वगैरह। तृतीय में क्या आएगा, तो जो भी बेचने वगैरह काम करता है, जो कि सेवा करने वाला काम करता है, जैसे कि टीचर वगैरह हो गया, कोई भी पद, गवर्नमेंट जॉब हो गया, सब क्या हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र में आएगा। ठीक है, तब हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। तीनों क्षेत्र एक श्रृंखला की तरह जुड़े होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र कच्चा माल देता है, जबकि द्वितीय क्षेत्र उसे तैयार माल बनाता है। और तृतीय क्षेत्र जैसे परिवहन और बैंकिंग इन दोनों गतिविधियों को सुचारू बनाने में मदद करता है। यदि एक भी क्षेत्र रुक जाए तो पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। जैसे मान लेते हैं कि कृषि ही नहीं होगा तो क्या ब्रेड बनेगा, नहीं बनेगा। एक दूसरे पर सब आधारित है, वही हो गया इसमें। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है सामुदायिक, क्या बोला जा रहा है, सामुदायिक सेवा आर्थिक गतिविधियों का महत्व देखना है हम लोगों को। सामुदायिक सेवा आर्थिक गतिविधियों का महत्व, तो सामुदायिक सेवा गतिविधियों जैसे
एनजीओ में काम करना, दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने और समाज में एकजुटता की भावना पैदा करने के लिए महत्वपूर्ण है। और हालांकि इसमें मौद्रिक मुआवजा शामिल नहीं हो सकता, लेकिन ये सामाजिक समन्वय और जीवन की गुणवत्ता को भी बढ़ाने का काम करती है ये। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आर्थिक और गैर आर्थिक गतिविधियों में क्या अंतर है। आर्थिक और गैर आर्थिक गतिविधियों में अंतर बताना है। तो आर्थिक में क्या हो जाएगा, देखिए आर्थिक में उदाहरण के लिए नौकरी व्यवसाय, ये सब क्या हो जाएगा, आर्थिक हो जाएगा। इसे उद्देश्य इसका क्या होता है, पैसा कमाना आर्थिक गतिविधियों का। गैर आर्थिक क्या होता है, प्यार देखभाल सेवा। देखिए आदमी दो प्रकार का होता है, एक तो कमाने के लिए जाता है, जैसे पापा लोग कमाने के लिए जाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, आर्थिक गतिविधि। जिसमें पैसा मिलता हो वो आर्थिक हो गया, और जिसमें पैसा नहीं मिलता वो गैर आर्थिक हो गया। नॉर्मल याद रखना है कि जिसमें पैसा मिलता हो, जो काम में पैसा मिलता है वो आर्थिक हो गया, और जिस काम में पैसा मिलता ही नहीं है वो क्या हो जाएगा, गैर आर्थिक हो जाएगा। जैसे पापा लोग पैसा कमाते हैं, पैसा कमाते से पैसा मिल रहा है, कोई भी काम करते हैं पैसा मिलता है, ये आर्थिक गतिविधियां होगी। हो गया जैसे मम्मी लोग खाना बनाती है, क्या खाना बनाने के लिए मम्मी को पैसा देते हैं, नहीं देते हैं। बर्तन धोने के लिए मम्मी को पैसा देते हैं, नहीं देते हैं। कपड़े धोने के लिए मम्मी को पैसा देते हैं, नहीं देते हैं। ये सब क्या हो जाएगा, गैर आर्थिक गतिविधियां, ठीक है। और उदाहरण में क्या हो जाएगा, नौकरी व्यवसाय स्रोत, ये सब क्या हो जाएगा, आर्थिक गतिविधियां। जबकि घर का काम करना, समाज सेवा करना, बुजुर्गों की सेवा करना, ये सब क्या हो जाएगा, गैर आर्थिक गतिविधियां हो जाएगा। प्राकृतिक, प्रकृति क्या हो जाएगा, मौद्रिक पैसे से जुड़ी रहती है। और ये क्या होता है, गैर मौद्रिक, मतलब इसमें कोई पैसा नहीं होता है, इसमें सेवा से जुड़ी रहती है, ठीक है। तो चलिए ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया। अच्छा हाँ, आप लोग को अगर यदि इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप मैसेज कर दीजिएगा, नंबर दे रहे हैं 9060009169 3। अच्छा हाँ, पीडीएफ लेने के लिए आप लोग ये भी बता दीजिएगा कि किसका पीडीएफ चाहिए, खाली बस पीडीएफ नहीं लिख दीजिएगा, पीडीएफ दीजिए। पीडीएफ चाहिए आखिर बताइएगा तभी ना कि कौन सा पीडीएफ चाहिए। तो आप वहाँ पे ये भी लिख दीजिएगा कि इस चीज़ का हमको पीडीएफ चाहिए, ठीक है। तो पीडीएफ मिल जाएगा, व्हाट्सअप करना है, कॉल मत करना है, ठीक है, केवल व्हाट्सअप करना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं इसमें।